हेलो एवरीवन। आज 6 जनवरी 2026 है और डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आपको पता ही है कि हम डेली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी में जो भी न्यूज आर्टिकल आते हैं उन्हें हम एमसीक्यू फॉर्मेट में देखते हैं। जैसे 10 टॉपिक इंपॉर्टेंट आए या मिंट में भी आया या अगर हम बात करें हिंदुस्तान टाइम्स में आए तो उन 10 टॉपिक को हमने एमसीक्यू में कन्वर्ट किया और एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाई आपकी और सारा डिटेल स्टैटिक भी आपको बताया। तो इस तरह से हमारा 360 डिग्री करंट अफेयर प्रैक्टिस होता है। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो सच में आपके लिए फ्रूटफुल है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। आज दो टॉपिक पे बहुत ज़्यादा चर्चा में थी। हालांकि अगर आपने देखा होगा कि वेनेजुएला में जो यूएस की तरफ से अग्रेसन देखा गया निकोलस मादुरो को लेके हो, चाहे जो भी चीज़ें हो, तो ओपेक एक संगठन है वो यहाँ पे चर्चा में ज़्यादा आ गया। तो हम सबसे पहले ना आज ये वाला क्वेश्चन क्रोनोलॉजी में ना करके सबसे पहले ओपेक को लेके जो क्वेश्चन बना उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे वापस आ जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं कि क्वेश्चन यहाँ पे क्या बना है कि विद द रेफरेंस ऑफ ओपेक प्लस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओपेक प्लस के बारे में आपको निम्नलिखित कथनों में सही कथन का चुनाव करना है। अब ओपेक प्लस तो मैं आपको बताऊंगा ही कि क्या होता है, लेकिन आपको ओपेक का इतिहास थोड़ा सा जानना जरूरी हो जाता है क्योंकि ओपेक के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किस तरह से पूछा जाएगा ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ओपेक को कब स्टैब्लिश किया गया था। तो 1960 की बात है, ओपेक को स्टैब्लिश किया गया। तो इसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ऐसे देशों का ग्रुप था जो पेट्रोल को क्या करता था, एक्सपोर्ट करेगा, उनके तेल वगैरह का जो प्राइस है उसको क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, आपस में डिसाइड करके सेम प्राइस में बेचेंगे। इस तरह का इनका मोटिव था अपना। लेकिन अगर हम बात करेंगे इस्टेब्लिश किया गया, इसकी जो जब इस्टेब्लिश किया गया कौन कौन से देश इसके मेंबर थे, तो ईरान इसका मेंबर हुआ करता था, इराक इसका मेंबर हुआ करता था। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो जो मिडिल ईस्ट में और जो कंट्री है, कुवैत इसका मेंबर हुआ करता था, सऊदी अरेबिया इसका मेंबर हुआ करता था और वेनेजुएला। ठीक है, तो ये जो कंट्रीज थे, अगर हम बात करिए 5 देश इसके प्रारंभिक शुरुआत में मेंबर थे। बाद में अगर हम देखेंगे इनका पर्पस तो मैंने आपको बताया दिया। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ हुआ करता था, तो जस्ट गेस करिए। तो हेडक्वार्टर इनका था वियना में, ना कि अगर हम देखें ये वियना कहाँ है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, तो यहाँ पे हेडक्वार्टर था। अब अगर हम देखें स्टार्टिंग में तो 5 मेंबर थे, है ना, लेकिन 2026 तक आते आते इनमें जो ओपेक कंट्रीज हैं उनकी सदस्य संख्या लगभग 12 हो गई। कितनी हो गई, 12 हो गई। तो अगर हम देखेंगे नए सदस्यों में अल्जीरिया जुड़ा, नाइजीरिया जुड़ा, लीबिया, यूएई, इक्वाडोर, अंगोला, वेरियस कंट्रीज क्या है इसकी मेंबर बने। ठीक, अब इसके अलावा जो अंगोला है ना, उसने क्या किया था, अंगोला ने 1 जनवरी 2024 को इसकी मेंबरशिप छोड़ दी थी। ठीक, अब ये तो बात हो गई किसके बारे में, ओपेक के बारे में, कौन कौन से फाउंडिंग मेंबर थे, ये सारी चीज़ें। लेकिन ओपेक जो प्लस है वो चर्चा में था, तो ओपेक प्लस के बारे में जानना जरूरी है कि ओपेक प्लस है वो अगर हम देखें तो पॉलिटिकल स्ट्रेस देख रहा है इस टाइम पे। अगर हम देखेंगे तो इसको ये जो ओपेक का प्लस है ना, उसमें अगर हम देखेंगे तो टोटल 22 देश इसमें शामिल हैं। कितने देश हैं ओपेक प्लस में, 22 देश। ये आपके लिए जानना एक तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, दूसरा अगर हम देखें तो 12 ओपेक देश हो जाते हैं। साथ ही अगर हम बात करेंगे अजरबैजान आ जाता है इसमें, बाहरी, तो 12 तो देश ये सारे हो गए, है ना। इसके अलावा कुछ और देश ओपेक प्लस में शामिल हुए। ओपेक प्लस में शामिल हुआ अजरबैजान, शामिल हुआ बहरीन, शामिल हुआ अगर हम बात करेंगे ब्रुनेई शामिल हो। तो आप लिखते चलिए, मैं लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। कजाकिस्तान शामिल हुआ ओपेक प्लस में, रशिया है, मैक्सिको है, मलेशिया है, साउथ सूडान है और ओमान है। ये सारे देश मिलकर ओपेक प्लस इन्होंने ओपेक प्लस को फॉर्म करते हैं। अब उस पर एमसीक्यू यहाँ पे बन रहा है। अब देखिए एमसीक्यू क्या कह रहा है कि ओपेक प्लस वाज फॉर्म्ड इन 2016 एज एक्सटेंशन ऑफ ओपेक प्लस। 2016 में अगर हम बात करें इसको एक्सटेंशन के फॉर्म में इसको क्या किया गया, बनाया गया ओपेक प्लस को, ओपेक का एक्सटेंशन किया जाए। दूसरा, ऑल ओपेक प्लस मेंबर ऑफ ओपेक, सभी ओपेक प्लस के जो मेंबर हैं ओपेक के सदस्य हैं। अब अगर एक बात बताइए, जो देशों को मैंने यहाँ पे नाम लिए ओपेक प्लस में, अजरबैजान हो, बहरीन हो, ब्रुनेई हो, कजाकिस्तान हो, रसिया हो, मैक्सिको, मलेशिया, साउथ सूडान या ओमान हो, क्या ये ओपेक के मेंबर हैं? सारे के सारे नहीं। ओपेक के मेंबर ये सारे हैं, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और प्लस और बाद में जो 6 मेंबर जुड़े वो। तो जरूरी नहीं कि सारे जो ओपेक प्लस के मेंबर हैं वो ओपेक के भी मेंबर हो। ठीक, तो दूसरा स्टेटमेंट कहीं ना कहीं इलिमिनेट हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है, क्या पूछा जा रहा है कि वन ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव इस्टेब्लिश द ग्लोबल ऑयल मार्केट। इसका एक उद्देश्य वैश्विक तेल बाजार को स्थिर करना। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे सही बात है कि जो ग्लोबली जो तेल का बाजार है वो स्थिर रहे, इसका यहाँ पे पर्पज है। ये बात यहाँ पे करेक्ट है, तो 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। और सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, फिर आ जाते हैं शुरू में आ जाते हैं, बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न यहाँ पे किसको लेके है, सूर्यास्त मिसाइल को लेके है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करेंगे सूर्यास्त मिसाइल के बारे में क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं, ये हम सारी बात करेंगे और उसके जुड़े हुए
हुए जो स्टैटिक चीज़ें हैं ना वो भी हम देखेंगे। अगर आपने भारत में जो रॉकेट सिस्टम है उसके बारे में अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत के बहुत सारे रॉकेट प्रणाली, जैसे आपने पिनाका के बारे में सुना होगा, ठीक है ना, आपने अगर प्रलय के बारे में सुना होगा, तो इस तरह के भारत के पास रॉकेट सिस्टम है। उनमें एक एडिशन आपको देखने को मिलेगा सूर्यास्त का, ठीक, सूर्यास्त का। अभी सूर्यास्त जो रॉकेट है उसके बारे में आपको बताऊं, फिर इसके बाद मैं आपको मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम के बारे में भी बताऊंगा। तो अगर हम देखेंगे ये सूर्यास्त क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली बात ये आ जाती है कि भाई सूर्यास्त इतनी ज़्यादा चर्चा क्यों हो रही है, क्योंकि भारतीय सेना ने निजी रक्षा कंपनी, मतलब प्राइवेट सेक्टर की जो रक्षा कंपनी है उसके साथ मिलकर, निजी रक्षा कंपनी के साथ मिलकर, जिसका क्या नाम है, NIBE LTD लिमिटेड, निबे लिमिटेड के साथ मिलके, इसके अलावा और किसके साथ सहयोग करके, इजराइल के साथ सहयोग करके क्या किया है, लगभग 293 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है ना। और इसमें सूर्यास्त रॉकेट जो सिस्टम है उसकी सप्लाई की बात यहाँ पे की गई। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या, किस टाइप का ये एग्रीमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, किस टाइप की टेक्नोलॉजी है, तो इस टेक्नोलॉजी को क्या बोला जा रहा है, मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, मल्टी कैलिबर रॉकेट सिस्टम, मल्टी बैरल मैं बोल रहा हूँ, मल्टी कैलिबर रॉकेट सिस्टम, MCRC बोला जा रहा है, ये MCRS है ना, तो इसको बोला। अब ये मल्टी कैलिबर रॉकेट सिस्टम क्या होता है, देखिए मल्टी कैलिबर रॉकेट सिस्टम का मतलब ये होता है कि एक ही लॉन्चर से अलग अलग आकार के या अलग अलग कैलिबर के रॉकेट छोड़ने की क्षमता, ठीक है ना, इसे बोला जाएगा मल्टी कैलिबर। उसके बहुत सारे कैलिबर हैं, बहुत सारी उसकी टेक्नोलॉजी है, छोटी दूरी के भी छोड़ सकता है, लंबी दूरी के भी, मध्यम दूरी के भी, है ना, तेज से लचीलापन, फ्लेक्सिबल, तो हर टाइप की टेक्नोलॉजी उसके पास है या उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, इसलिए उसे मल्टी कैलिबर बोला जाता है। तो ये तो क्या होगी, नॉलेज होगी इसकी, ठीक, मल्टी कैलिबर के बारे में। अब अगर हम बात करें कि जो रॉकेट सिस्टम जिसको बोला जाता है सूर्यास्त, इसकी कुछ टेक्निकलिटीज़ जानना जरूरी हो जाती है। जैसे अगर हम देखें 150 से 3 किलोमीटर इसकी रेंज होगी, और एक किस टाइप का, सरफेस टू सरफेस होगा, क्या है, सरफेस टू सरफेस, क्योंकि थल सेना यहाँ पे एग्रीमेंट कर रही है ना, जो इंडियन आर्मी है वो यहाँ पे एग्रीमेंट कर रही है। अब मल्टी टारगेट इसकी कैपेबिलिटी एक और कौन सी, मल्टी टारगेट, कई सारे क्या कर सकते हैं टारगेट को क्या कर सकती है, हिट कर सकती है, ठीक। और इसकी CEP और बेहतर है, मतलब CEP क्या बोले, सर्कुलर एरिया प्रोबेबिलिटी, मतलब कि जो लक्ष्य है ना, ये टारगेट है, उसको हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसे बोला जाता है CEP, सर्कुलर सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी। तो 5 मीटर से भी कम अगर इसको पाया गया है, ठीक है ना, तो अगर 5 मीटर के रेडियस अगर टारगेट हिट किया जाता है तो आसपास ही गिरेगी। ये बात यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी हो जाता है, ठीक। तो ये टेक्नोलॉजी हमने यहाँ पर देख ली। अब ऑप्शन यहाँ पे क्या क्या कह रहे हैं, इट इज़ द इंडियाज फर्स्ट हाँ, ये हाईलाइटर ले लेते हैं, इट इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट सिस्टम, भारत का पहला स्वदेशी यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट सिस्टम है। ये बात एब्सोल्युटली यहाँ पे करेक्ट मानी जाएगी, ठीक है, एक करेक्ट है, मतलब इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। दूसरा, इट इज़ बेस्ड ऑन इजराइल पल्स लॉन्चर टेक्नोलॉजी है, इजराइल की जो पल्स लॉन्चर टेक्नोलॉजी है उस पर बेस्ड है। अब ये पल्स लॉन्चर टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, प्रिसाइज एंड यूनिवर्सल लॉन्चिंग सिस्टम, उसको बोला जाता है पल्स, ठीक है ना। तो एल्बिट सिस्टम की जो पल्स टेक्नोलॉजी है ना, ये उस पर बेस्ड है, ये बात यहाँ पे एकदम करेक्ट है। तीसरा यहाँ पर, इट कैन फायर ओनली सरफेस टू सरफेस रॉकेट नॉट लोइटरिंग म्यूनिशन, ये केवल सतह से सतह रॉकेट दाग सकती है, लोटेरिंग जो म्यूनिशन दागने की क्षमता इसकी नहीं है, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है, ठीक। अगर हम बात करेंगे इसका तीसरा ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है, ये है लॉन्चर 100 किलोमीटर तक लोटेरिंग म्यूनिशन को भी दाग सकता है, ठीक। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है क्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 और 2 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे एक और कीवर्ड आया लोटरिंग म्यूनिशन, ये क्या होता है, तो एक टाइप का क्रूज ड्रोन बेस्ड वेपन है ना, इसे सुसाइड ड्रोन या कामिकाजा ड्रोन भी कहा जाता है, ठीक। ये क्या करता है, ये लक्ष्य पर तब तक मंडराता है, मतलब क्या करना, उसके ऊपर घूमते रहना जब तक सही निशाना मिल जाए, है ना। तो लुइटर म्यूनिशन सिस्टम में सक्षम नहीं है यहाँ पे बोला है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, लुइटर म्यूनिशन सिस्टम में भी सक्षम, इससे टारगेट को हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, इसका सही आंसर 1 और 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे, या मतलब कि है तो यहाँ पे सेकंड, लेकिन जो डिस्कशन है उसके हिसाब से 3rd है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोशन। अब ये क्या है मामला, अगर हम देखें ये मैं सेकंड, यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिए जा रहे हैं ये भी हम देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसकी स्टैटिक के बारे में थोड़ा सा जानना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आखिर ये है क्या। तो अगर हम देखेंगे क्या कि जो हाल ही में सरकार ने क्या किया है ना, डीप टेक स्टार्टअप को वैज्ञानिक अनुसंधान जो औद्योगिक विभाग है जिसे DSIR बोला जाता है,
डिपार्टमेंट ऑफ साइंस इंडस्ट्रियल एंड रिसर्च, इसके इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत क्या किया है, इसमें जो मान्यता दी जाती है, अगर हम बात करें उनको, उनके जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसमें ढील दी है। पर्पज़ क्या है कि भारत का जो डिफेंस का रिसर्च एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या करे, लगातार बढ़ता रहे। अब यहाँ पे एक संस्था के बारे में जानने को मिलता है, DSIR के बारे में। तो DSIR जिसे बोला जा रहा है DSIR, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1985 में, और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक क्या करता है, इसका नोडल एजेंसी है। ये क्या करता है, जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी उसका प्रचार करना, उसको डेवलप करना, उसको ट्रांसफर करना, उस पर ये काम करता है, साथ ही इसको बढ़ावा देता है। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं कि इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द डेवलपमेंट साइंस एंड रिसर्च इंडस्ट्रियल रिसर्च, DSIR के द्वारा इसे डेवलप किया जाएगा, बात एकदम करेक्ट है। दूसरा, कंपनीज कैन अप्लाई इमीडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेट अंडर द कंपनीज एक्ट, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण के तुरंत बाद आवेदन कर सकती है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वो कंपनियां पात्र हैं जो कंपनी एक्ट 1956 या 2013 के अंतर्गत तो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, लेकिन स्थापना के 3 वर्ष बाद वो क्या कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ना कि तुरंत, ठीक है। और उसमें भी ऐसा होना चाहिए कि 2 साल कम से कम उनमें रेगुलर इनकम के सोर्सेस होने चाहिए, है ना। तीसरा, दिस प्रोग्राम सपोर्ट रिसर्च एंड अक्रॉस इंजीनियरिंग, नेचुरल, मेडिकल एंड सोशल साइंसेस, ये बात यहाँ पे करेक्ट है कि ये जो कार्यक्रम है इंजीनियरिंग, प्राकृतिक चिकित्सा, सामाजिक अनुसंधान का समर्थन देगा। 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद द रेफरेंस ऑफ प्रोपैक्टिल वोल्केनो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पे इस वोल्केनो के बारे में पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है इस वोल्केनो के बारे में, क्या न्यूज़ थी। अब हाल में क्या हो, मैक्सिको में ये वोल्केनो, मैक्सिको के में अगर हम बात करें, इसके 3D फोटोज इसके मिले हैं, 3D इमेजेस इसके बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो ये पोपोकाटेपेटल वोल्केनो इसको बोला जाता है। और ये जो वोल्केनो है ना, ये अगर हम बात करें, स्मोकिंग माउंटेन भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्मोकिंग माउंटेन, ठीक है। अब ये बात हो गई, ये है कहाँ पे, तो कहाँ पे, मैक्सिको में। तो मैक्सिको को अगर आपने लोकेशन देखी होगी, तो अगर आपने ये US का मैप अगर आपने देख रखा होगा, ये कुछ इस तरह से US कनाडा का मैप है, जहाँ ऊपर कनाडा है, यहाँ तक US है, और इस रीजन में मैक्सिको, यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको देखने को मिलता है, गल्फ ऑफ मैक्सिको देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा रीजन आपको देखने को मिले, पैसिफिक देखने को मिले, यहाँ पे नज़का प्लेट आपको देखने को मिलेगी। और यहीं से अगर हम देखेंगे साउथ अमेरिका, और बीच में बहुत सारे बेलीज, ग्वाटेमाला, इस टाइप की कंट्रीज भी आपको देखने को मिलेंगे। अब ये जो वोल्केनो है उसके बारे में जानना जरूरी हो जाता है, ये किस टाइप का वोल्केनो, ये स्ट्रैटो वोल्केनो है, स्ट्रैटो वोल्केनो है। और स्ट्रैटो वोल्केनो की खासियत क्या होती है कि ये कोन आकार का होता है, इस टाइप का होता है, कोन शेप का होता है। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, सबडक्शन जोन में पाए जाते हैं। यहाँ पे एक प्लेट दूसरी प्लेट को नीचे जा रही है, यहाँ पे जैसे ये पैसिफिक प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है, और ये अमेरिकन प्लेट है। तो ये सबडक्शन जोन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इस वजह से ये सबडक्शन जोन के आसपास देखी जाती है। और जो पृथ्वी में ना 60% के आसपास जो वोल्केनो है वो आपको स्ट्रैटो वोल्केनो ही मिलेंगे। अब जो स्ट्रैटो वोल्केनो होते हैं उनका जो लावा होता है वो विस्कस होता है, विस्कस होता है मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, और जिसमें गैस का दबाव अधिक बन जाता है, ठीक। ये बात हो गई यहाँ पे, है ना। और इसमें क्रेटर भी देखने को मिलता है, ठीक। अब बात करें मैक्सिको की, तो मैक्सिको के बारे में आपने देखा, अगर आपसे पूछा जाए कि साउथ अमेरिका में, नहीं, ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर आप देखो, नॉर्थ में आपको अमेरिका देखने को मिलेगा, साउथ में आपको 2 देश इसको देखने को मिलेगी, जो साउथ से इसको घेरते हैं, ग्वाटेमाला है ना, और दूसरा इंपॉर्टेंट कंट्री कौन सा है, बेलीज है। तो ये दोनों देश क्या करते हैं, दक्षिण से इसको घेरते हैं, ठीक। ये आपको पता होना चाहिए। अब इसकी कैपिटल कौन सी है, मैक्सिको सिटी की कैपिटल है, और स्पेनिश लैंग्वेज बोली जाती है। और अगर आप देखेंगे ना तो फेमस एजेटेक जो माया सभ्यता या एजेटेक सभ्यता के बारे में आपने सुना होगा, ये इसी रीजन में अगर हम बात करें या इसी क्षेत्र में पनपी थी, ठीक है। पेन थोड़ा सा नहीं चल रहा है, चलिए चल रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बात हो गई। अगर बात करेंगे स्टेटमेंट की, इट इज द स्ट्रैटो वोल्केनो लोकेटेड इन द ट्रांस मैक्सिकन वोल्केनो बेल्ट, ठीक है, ये यहाँ पे बोल रहा है। दूसरा, इट इज़ द फॉर्म ड्यू टू द सबडक्शन ऑफ द कोकोस प्लेट बीनेथ ऑफ नॉर्थ अमेरिकन। मैंने आपको बताया यहाँ पे इस रीजन में आपको कोकोस प्लेट देखने को मिलेंगी, यहाँ पे ये देखा जाता है, ठीक, इस रीजन में। गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे कोकोस प्लेट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कह रहा है, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे स्ट्रैटो वोल्केनो सामान्यतः कम श्यानता वाले होते हैं, जनरली हैव लो विस्कोसिटी। तो क्या लो विस्कोसिटी होती है, नहीं, मैंने आपको बताया कि इसमें गाढ़े ज़्यादा होते हैं। तो 1 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बात कर रहा है सी रिएक्टिव प्रोटीन के बारे में। किसके बारे में, सी रिएक्टिव प्रोटीन के बारे में। सारी कहानी मैं बताऊंगा क्यों चर्चा हो रही है, पहले आप सी रिएक्टिव प्रोटीन के बारे में आप जान लीजिए। तो क्या ये कोई ऐसा प्रोटीन जिसे हम खाते हैं, नहीं नहीं नहीं। देखिए हमारे शरीर में लीवर होता है ना,
और लीवर से वेरियस प्रोटीन निकलते हैं। उनमें से एक प्रोटीन का नाम होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन। अब सी रिएक्टिव जो प्रोटीन होता है इसकी क्या खासियत होती है अगर हम बात करें कि जो सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है, इसमें एक खास बात ये होती है कि यह शरीर में जो इन्फ्लेमेशन होता है ना, सूजन होता है शरीर में अंदर, तो सीआरपी का जो प्रोटीन है उसका लेवल बढ़ जाता है। जैसे मान चलिए कि आपके शरीर, आपकी बॉडी है ना, और आपकी बॉडी के अंदर कोई चीज़ बहुत ही गंदी मैंने बॉडी बनाई है ना, ये सपोज करिए आपकी बॉडी है, इस बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, अंदर सूजन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या कि सीआरपी का लेवल बढ़ता जाएगा। तो इससे पता चल जाएगा कि आपके शरीर के अंदर कोई संक्रमण हो रहा है, बीमारी हो रही है। तो ये सारी चीज़ सीआरपी बताता है, और इसी को लेकर जो टेस्ट होता है उसे सीआरपी टेस्ट बोला जाता है। तो अभी क्या डेवलपमेंट है कि पिछले 2 दशक में लगभग 20 सालों में यह स्पष्ट हो गया कि सी रिएक्टिव प्रोटीन जो हल्की सूजन या लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन की मौजूदगी बताता है, वो हृदय रोग या अगर हम बात करें कार्डियक रिलेटेड डिसीज में जोखिम का पूर्वानुमान लगाने के लिए, किसी रिस्क का पूर्वानुमान लगाने के लिए कोलेस्ट्रॉल से बेहतर संकेत हो सकता है। आप देख रहे हैं कितने सारे हार्ट रिलेटेड डिसीज हो रहे हैं, हार्ट अटैक के चांसेस कितने सारे हो रहे हैं। तो यहाँ पे सीआरपी क्या है ना, अब हार्ट को कैसे पता चलता है कि भाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो वो चीज़ों कम खाओ, लेकिन सीआरपी से ही पता लगाया जा सकता है कि कोई अंदर प्रॉब्लम है। ठीक, अब सीआरपी बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं, तो अगर हम बात करें, मान लीजिए शरीर के अंदर कोई वायरस का संक्रमण है, शरीर के अंदर किसी बैक्टीरिया का संक्रमण है, या ऑटो इम्यूनो जो डिसीज होते हैं उनका संक्रमण है, अस्थमा की समस्या है, धूम्रपान हो रहा है, इस सब से भी सीआरपी जो लेवल हो जाता है वो बढ़ जाता है। और बढ़ा जो हुआ जो सीआरपी लेवल है वो बताता है कि जोखिम ज़्यादा है। ठीक है, ऑप्शन है कि सीआरपी प्रोड्यूस बाय द लीवर के द्वारा सीआरपी प्रोड्यूस होता है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। दूसरा, सीआरपी लेवल राइज रिस्पॉन्स टू इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, शरीर में सूजन होने पर सीआरपी का स्तर बढ़ जाता है, यह भी बात यहाँ पे करेक्ट है। तीसरा, हाई सीआरपी लेवल इंडिकेट ओनली बैक्टीरिया इन्फ्लुएंस, क्या हाई सीआरपी से केवल बैक्टीरिया इन्फेक्शन के बारे में पता चल, नहीं, वायरस के भी बारे में पता चलेगा, ऑटोइम्यूनो डिसीज हो रहे हैं उनसे भी, अस्थमा हो रहा है उससे भी, तो बहुत सारी पर्यावरणीय जो प्रदूषण से हवाएं जा रही हैं उसकी वजह से भी जो सीआरपी लेवल वो बढ़ा दिखाई दे सकता है। तो 1 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे सोकोत्रा आइलैंड के बारे में, विद रेफरेंस ऑफ सोकोत्रा आइलैंड। तो सोकोत्रा आइलैंड क्यों न्यूज में था, ये हाल में यमन की जो मेन लैंड है उसमें संघर्ष के कारण कई सारी उड़ानें रद्द कर दी गई, सोकोत्रा में बहुत सारे यात्री फंस गए हैं। ठीक, तो अगर आपने मैप देख रखा होगा तो आप इस रीजन के बारे में जानते होंगे। जैसे अगर आपने देखा वर्ल्ड का मैप में, तो थोड़ा सोकोत्रा आइलैंड का मैप बना देता हूँ तो थोड़ा सा आपको क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा उस एरिया के बारे में। गिव मी सेकंड। तो अगर आपने देखा होगा भारत का नक्शा, अगर आपने देख रखा है तो ये भारत का नक्शा है, छोटा सा मैं बना देता हूँ, ये भारत का नक्शा सपोज करिए है। ठीक, ये भारत का नक्शा है, उसमें आप देखेंगे जब इधर आप बढ़ते जाएंगे, इधर पाकिस्तान आ जाएगा, इधर इस तरह से कंट्रीज आएंगी, और यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे इस रीजन में यहाँ पे आपको फारस की खाड़ी, गल्फ ऑफ पर्सियन देखने को मिलेगी, है ना, सॉरी रेड सी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, फारस की खाड़ी, तो यहाँ पे यमन है, तो ये वाला जो रीजन है पूरा माना जाता है अरब सागर का रीजन, है ना। अब अरब सागर के रीजन में यहाँ पे है यमन, कौन सा देश है, यमन। यमन के पास यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सोकोत्रा आइलैंड, ठीक है ना, ये सॉरी यहाँ पे आपको देखिए सोकोत्रा आइलैंड, यहाँ पे अफ्रीका का भी बॉर्डर लगता है, तो सोकोत्रा आइलैंड देखने को मिलेगा। और सोकोत्रा आइलैंड के बाद ये आपको गल्फ ऑफ अडन आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो सोकोत्रा आइलैंड यहाँ पे न्यूज में था तो हमने इसके बारे में देख लिया। यमन की जो बाउंड्री ओमान से लगती है और पीछे सऊदी अरेबिया से भी लगती है। ठीक, तो ये बातें थी। अब ये हिंद महासागर में है, अरब सागर में इसकी लोकेशन है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है ना, जिसमें इथियोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया, जिबूती आते हैं, उसमें से थोड़ा सा ही दूरी है देखी जाती है, और 3600 वर्ग किलोमीटर के आसपास का रीजन है। 70-80 हज़ार लोग यहाँ पे रहते हैं और वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं। 2008 में सोकोत्रा को यूनेस्को का हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। ये सारी न्यूज़ थी। अब सोकोत्रा बिलोंग टू द यमन, लाइज टू द इंडियन ओशियन में है, लेकिन वो यमन का पार्ट है, दैट इज राइट। इट सेपरेट फ्रॉम द अरेबियन पेनिनसुला अराउंड 18 मिलियन ईयर एगो। ये अरब प्रायद्वीप का पहले पार्ट हुआ करता था, बाद में 18 मिलियन ईयर पहले ये अलग हो गया। सही है। इट्स बायोडाइवर्सिटी डोमिनेटेड मेनली बाय द माइग्रेटरी स्पीसीज। यहाँ पे माइग्रेटरी स्पीसीज यहाँ पे डोमिनेट करती है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ज़्यादातर जो स्पीसीज यहाँ पे लोकल ही हैं, माइग्रेटरी स्पीसीज ज़्यादातर यहाँ पे नहीं है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, 1 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, खाली नाम जानते रहिए कि मिजोरम में रीड स्नेक एक नई प्रजाति देखी गई है। रीड स्नेक, उसका नाम दे दिया गया है कैलिमारिया मिजोरमेनेसिस। मिजोरम का है तो मिजोरमेनेसिस इसको बोल दिया गया है। नॉन वेनोमस स्नेक स्पीसीज है, नॉन
विनोमस मतलब कि जहरीला नहीं है, और लेकिन नॉकटर्नल रात में चलने वाला है। सेमी फोसेरियल है मतलब कि ज़्यादातर ज़मीन के अंदर रहता है। और अगर आप देखेंगे तो वेट जो एरियाज होता है, हैबिटेट होता है, यहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना है। चलिए, तो इसके बाद क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऑप्शन है इट इज़ द न्यूअरली डिस्कवर्ड नॉन विनोमस रेड स्पीसीज, यहाँ पे करेक्ट है। नई खोजी गई गैर विषैली प्रजाति है। दिनचर है, दिन में चलता नहीं, रात्रिचर है। दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, 1-3 करेक्ट हो जाएगा। कोलिब्रू कुल से संबंधित है। इतना डिटेल यूपीएससी नहीं पूछेगी, तो कोई मैं इसे इतना ज़्यादा खींचूंगा नहीं इस डिस्कशन को इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे ध्यान गंगा करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो बुल्ढाना महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? बुल्ढाना महाराष्ट्र में। बुल्ढाना का किला आपने देखा होगा, तो बुल्ढाना महाराष्ट्र में है। यहाँ पे ध्यान गंगा नदी है और उसी के नाम पे ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम रखा गया है। यहाँ पे क्या हुआ कि 3 साल पहले एक बाघ की बच्ची बचाई गई थी, है ना, उसको फिर से वापस छोड़ा गया है। ठीक, इस वजह से न्यूज़ में आ गया। अब अगर हम बात करें तो ये किसका पार्ट है, तो ये जो ध्यान गंगा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वेस्टर्न घाट्स का पार्ट, आपको पता है कि वेस्टर्न घाट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, तो उसका पार्ट है। बाघ, तेंदुआ, लेपर्ड, ये सारी चीज़ें रहती है और महाराष्ट्र में है। ये तो बात हो गई। अब न्यूज़ क्यों थी या क्या थी, ये भी आपने जान लिया। अगर हम बात करें तो ये महाराष्ट्र के टाइगर रिजर्व उनका पार्ट है। महाराष्ट्र में अगर आप देखोगे ना, 9 टाइगर रिजर्व है, जिसमें अंजना टाइगर रिजर्व है, सतपुड़ा है, मालेघाट है, तडोबा अंधेरी है, कोयना है, नागझिरी है, सिंधुदुर्ग है, मंडार है, मुंबई और वर्ली टाइगर रिजर्व है। तो इतने टाइगर रिजर्व यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे और सभी टाइगर रिजर्व में बाघ संरक्षण का प्रयास यहाँ पे लगातार यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बात हो गई। यहाँ पे इट इज़ डोमिनेटेड बाय द एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये सदाबहार वन मुख्य रूप से यहाँ पे पाए जाते हैं। देखिए, तो मुख्य रूप सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्या ये बात यहाँ पे करेक्ट है? तो ये बात यहाँ पे इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि यहाँ पे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए। इस वाले रीजन में आपको ईस्टर्न वाले वेस्टर्न वाले रीजन तो सदाबहार देखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती में पत्ते गिर जाते हैं, बारिश यहाँ पे कम होती है, छाया क्षेत्र में पड़ जाता है, शैडो एरिया में। टाइगर आर ओकेजनली फाउंड इन द सेंचुरी, यहाँ पे टाइगर कभी कभी देखे जाते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पे करेक्ट है। 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। विद द रेफरेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन इन इंडिया, धान की खेती के बारे में आपको बताना है कि राइस इज प्राइमरली ए खरीफ क्रॉप, धान मुख्य रूप से खरीफ फसल होती है। दूसरा, इट रिक्वायर स्टैंडिंग वाटर ड्यूरिंग द मोस्ट ऑफ द इट्स ग्रोविंग पीरियड, इसके विकास काल के अंत अधिकांश समय में खड़े पानी की आवश्यकता होती है। तीसरा, राइस कैन नॉट टॉलरेट एसिडिक सॉइल, धान अम्लीय मिट्टी को सहन कर नहीं सकती, यहाँ पे बोला जा रहा है। तो देखिए, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है। धान अम्ल चाहे अगर हम बात करें तो अम्ल क्या होता है बेसिकली, राइस कैन टॉलरेट बोथ एसिडिक और अल्काइन सॉइल, दोनों की क्या कर सकती है, टॉलरेट यहाँ पे कर सकती है। ठीक है ना। अब अगर हम बात करें राइस के बारे में कि राइस कुछ बेसिक फैक्ट्स भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यूपीएससी में पूछा जा सकता है। तो धान खरीफ फसल ये तो आपको पता है। अगर हम बात करें इसको साइंटिफिक नेम इसका क्या बोला जाता है, साइंटिफिक नेम बोला जाता है ओरिजा सटाइवा, ओरिजा सटाइवस का साइंटिफिक नेम बोला जाता है। अब अगर हम बात करें विश्व में, अगर हम बात करें तो भारत, इसमें पूछा गया था यूपीएससी के क्वेश्चन आया था 2019 या 20 में कि धान के जो चावल के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान किसका है। ठीक है, तो सेकंड रैंक यहाँ पे भारत की देखी जाती है चावल की। अब एक अगर मैं गलत हूँ तो एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा। फर्स्ट रैंक आई थिंक चाइना है। अब मुख्य राज्य में कौन कौन से आ जाते हैं, वेस्ट बंगाल इसका मुख्य उत्पादन करता है, यूपी इसका मुख्य उत्पादन करता है, पंजाब करता है ना। तो ये सारे रीजन उत्पादन करते हैं। खरीफ की फसल होने का मतलब क्या हो जाता है, इसको जून जुलाई में बोया जाता है, जून जुलाई में बोया जाता है और इसको काटा जाता है अक्टूबर नवंबर में, जहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा हो। और 20 से लगभग 35 डिग्री टेम्परेचर भी इसको चाहिए और पानी इसको अच्छा खासा पानी चाहिए होता है। अब इसके कई सारे आपने सोना मसूरी है, नान बासमती राइस, बहुत सारे राइस आपने देखे होंगे। ठीक, और राइस को फोर्टिफिकेशन करने के लिए भी सरकार मिशन चला रही कि राइस में जो चीज़ें कम होती हैं पोषक तत्व, उनको क्या किया जा सके, कम किया जा सके, उनको बढ़ाया जा सके। तो राइस फोर्टिफाई किया जा रहा है, तोड़ के पहले उसमें एलिमेंट्स डाल दिए जाएंगे, उसके बाद उसको फिर से जोड़ा जाएगा, फिर से राइस में कन्वर्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। तो 9वां क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। पीडीएफ के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है।